मित्रों नमस्कार। भारतीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं, हम गरीब नहीं थे, हमें गरीब बनाया गया। ये एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था, एक कॉन्स्पिरेसी थी जो हमारे साथ हुआ। वास्तव में ऐसा सुनकर के आप चौंक गए तो चौंकिए मत। हम आपको आधार सहित तर्कपूर्ण विवेचना के साथ सारी बात बताएंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं। भारत में दो चीनी यात्री फायान और ह्वेनसांग आए। दोनों ने लिखा कि भारत बहुत ही समृद्ध देश, जहाँ की समृद्धता देखते ही बनती है। किसी भी दरवाजे पर जाने पर, पानी मांगने पर वो एक कटोरा दूध देते हैं। और उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा, अर्थात यह देश धन धान्य संपन्न तथा अन्न आदि से पूरित और दूध और घी की नदियाँ बहती हैं। इतना लोग भोजन में इन सब पदार्थों का प्रयोग करते थे, ऐसा उल्लेख पढ़ने को मिलता है। आपने पढ़ा और सुना अवश्य ही होगा। परंतु उसी भारत के अंदर आज लोग भूख और प्यास से पीड़ित हैं। आखिर क्यों? हमारी ये दशा हुई कैसे और किसने किया? तो हमको कुछ इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। तो आइए अब हम विचार करेंगे कि हमको गरीब कैसे बनाया गया, और इस विषय को धीरे धीरे जानने के लिए हम इतिहास में पीछे चले जाएंगे। 1780 से 1790 ईस्वी के दौरान। सवाल वहाँ पर उठता है कि हिंदू किसानों का हक क्या है। भारत में उन्हें 14वीं शताब्दी का अलाउद्दीन खिलजी का आलेख मिला। उस आलेख में सलाहकारों से पूछा गया कि ये जो गैर मुस्लिम प्रजा है, जिसके हक क्या हैं, तो उसे बताया गया कि उनका संपत्ति में तो कोई हक है नहीं। फिर पूछा गया उनका उत्पादन में क्या हक है, तो कहा गया कि यदि बादशाह आधा उत्पादन ले लेता है तो कुछ गलत नहीं है। इस नीति का पालन पूरे गुलामी काल में मुस्लिम व अंग्रेज आक्रांताओं द्वारा किया गया। ब्रिटिश ने खेती की पैदावार का आधा हिस्सा राजस्व तय किया। वो भी नगद राशि के रूप में वसूला जाता था, और एक बार निश्चित हो जाने के बाद प्रत्येक वर्ष उसको भरना ही पड़ता था, किसान के खेत में हो पैदावार अथवा न हो। वो भी स्थानीय आधार पर नहीं, अपितु राज्य को भरना पड़ रहा था। यदि आप इस बात को शास्त्रोक्त जानना चाहेंगे तो आधुनिक भारत में मापदंडों और गौरव के क्षरण नाम की पुस्तक, लेखक डॉक्टर धर्मपाल, पेज नंबर 39। अभी आप और आगे देखें तो 1858 ईस्वी में जॉन
स्टर्मिल जैसे उच्च अधिकारी ने लिखा कि भारत की विजय और उसकी स्वाधीनता का संपूर्ण खर्च भारत से वसूल किया गया था और सन 1850 तक सेंट हेलेना से चीनी समुद्र तक का पूरा क्षेत्र भारत में ही गिना जाता था। प्रमाण: आधुनिक भारत में मापदंडों और गौरव का क्षरण, डॉक्टर धर्मपाल, पेज नंबर 29। इसी प्रकार वसूली करना सरल काम नहीं होता है, इसके लिए आवश्यक कानूनी अधिकार भी दिए जाते हैं। इसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होती है। यदि रैयत राजस्व देने में मनाही करती है तो बिना किसी कार्रवाई के उसे बेड़ियों में जकड़ा जाता है और इतना ही नहीं, कोड़े भी फटकारे जाते हैं और चपरासी तथा पहरेदारों का भत्ता चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार रैयत को 100 चक्रम चुकाने का है तो वो 110 या 115 चक्रम चुकाने पर ही मुक्त हो सकता है। यदि उसकी साख या धन समाप्त हो जाता है और राजस्व देने की स्थिति में नहीं होता है तो अपने पशु व बीज दे देने पड़ते हैं। इस लेख को बेल्लारी के जिलाधिकारी ने 1829 ईस्वी में लिखा। भारत से जो धन प्राप्त होता है वो भारत में ही खर्च करने पर कानून के नियंत्रण में किया गया। वो धन इंग्लैंड भेजने के लिए था। इस प्रकार हर रोज़ भारत का धन इंग्लैंड के जाने के कारण की स्थिति का निर्माण हुआ, अर्थात ब्रिटिश शासित प्रदेश बिल्कुल गरीब बन गया। ये अंश लिया गया है आधुनिक भारत के मापदंडों और गौरव का क्षरण, डॉक्टर धर्मपाल, पेज नंबर 51। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक जानकारी आपको चाहिए इसलिए थोड़ा सा पुस्तक की सहायता लेनी पड़ रही है। सन 1772 में एडमिरल हारलैंड की टिप्पणी के अनुसार स्थिति अधिक से अधिक जकड़न युक्त बनती गई। साम्राज्य के लिए लोग निचोड़े गए और समय बीतते बीतते वो भारतीय जीवन का अभिन्न अंग तथा भारत के लिए स्वाभाविक स्थिति मानी गई। आधुनिक भारत में मापदंडों और गौरव का क्षरण, डॉक्टर धर्मपाल, पेज नंबर 52। इसी प्रकार कुछ और प्रमाण हम प्रस्तुत करने वाले हैं। शिमला का सेनापति जब मैदानी प्रदेश में चलने के लिए तैयार हुआ तो मैं उनसे भेंट करने गया। इस समय मैंने वहाँ अत्यधिक संख्या में लोगों को खड़े देखा। लगभग 300 लोग सड़क के किनारे दोनों ओर पंक्ति बनाकर खड़े थे। ये लोग सेनापति के रसाले का सामान ढोने के लिए बेगार में पकड़ कर लाए गए थे। गवर्नर लॉर्ड एलिन नवरो। इस प्रकार और हम प्रमाण चाहते हैं तो पंजाब सरकार के सचिव ने 1887 में इस प्रथा के विषय में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पंजाब में जो गैर कानूनी व अमान्य पद्धति चलता है वही संपूर्ण भारत में न्यूनाधिक अंश से चलता है। बिना किसी प्रकार के कानूनी अधिकार के मनुष्य को वाहनों को बेगार करना ही पड़ता है। अर्काट के नवाब के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश अधिकारी एडमिरल हारलैंड 25 सितंबर 1772 को लंदन को विवरण भेजता है। नवाब की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जो बैल खेतों में काम और जोत में लगना चाहिए उन्हीं को मनुष्यों को अनिवार्य रूप से बेगार में जकड़ा जाता है। यूरोपीय लोगों की भी यह और इसी प्रकार की अन्य अत्याचारपूर्ण हरकतें सामने लोगों को कितना अधिक क्रोध है उनकी जानकारी संलग्न विवरण में भेजी है। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी
1599 में जब भारत आई, तब जहांगीर का भारत में आगरा के आसपास बहुत प्रभाव था। कंपनी के लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया कि हम गरीब देश इंग्लैंड के लोग भारत में व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति दी। इसका अर्थ है कि 16वीं शताब्दी तक इंग्लैंड गरीब देश था। 200-250 वर्षों में इंग्लैंड दुनिया का सबसे समृद्ध देश हो गया और भारत दुनिया का सबसे कंगाल देश हो गया। इंग्लैंड के जितने उद्योग लंकाशायर आदि में विकसित हुए, सब भारत के धन से हुए। विदेशी आक्रांता मुसलमानों व मुग़लों की 600-700 वर्षों की लूट के बाद जो कुछ भारत के पास बचा, उसको अंग्रेज़ों ने चूस लिया। दोस्तों, अब आते हैं असली बात पर। अभी तो हम आपको शास्त्रीय प्रमाण दे रहे थे, परंतु सन 712 ईस्वी के 1947 ईस्वी तक किसी भी विदेशी आक्रांता को एक दिन भी देशभक्त भारतीयों ने कभी चैन से नहीं बैठने दिया। सतत संघर्ष व विद्रोह करते रहे। विद्रोह के कारण क्या हैं, ये जानने की जिज्ञासा अलाउद्दीन खिलजी के मन में पैदा हुई। इनका शासनकाल 1296 से 1316। उसने विद्रोह के कारण पता लगाने के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें बयाना के काजी मांझी सहित अनेक काजी, मुल्ला, मौलवी, विदेशी, मुस्लिम सरदार व कुछ अन्य लोग शामिल हुए। अलाउद्दीन से पूछा कि हमारे खिलाफ लगातार विद्रोह होता रहता है, एक तरफ दबाते हैं, दूसरी तरफ विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, तो तीसरी तरफ और चौथी तरफ इसका कारण क्या है, इसका कोई उपाय क्या है? इस पर काजी मांझी ने कहा, हिंदुओं को इतना दमन किया जाए कि यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू के मुंह में थूकना भी चाहे तो वो बिना हिचक के तुरंत अपना मुंह खोल दें। मांझी के सुझाव का सभी मुल्ला मौलवियों व कुछ सरदारों ने जोर तोर से समर्थन किया, परंतु अलाउद्दीन हंसने लगा। उसने कहा कि यह उपाय तो हम अनेक वर्षों से कर रहे हैं। आतंक, नरसंहार, इस्लामीकरण, गुलामीकरण, मंदिर विध्वंस, लूट खसोट जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, फिर भी विद्रोह बंद नहीं हुए। इसलिए कोई अन्य उपाय? लोगों ने अपने अपने हिसाब से अनेक सुझाव दिए। कुछ लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान का औसत आदमी समृद्ध है, इसकी समृद्धि ही इनको विद्रोह का साधन उपलब्ध कराती है, अतः जब तक ये समृद्ध रहेंगे विद्रोह बंद नहीं होगा। गरीब और कंगाल होने पर ही विद्रोह समाप्त हो सकेगा। इस प्रकार सुझाव सबकी समझ में आ गया। उसने उसी दिन से खेती की पैदावार पर 50% टैक्स लगा दिया। और यहीं तक बात सीमित नहीं रही मित्रों, चरागाह आकर दुधारू पशु यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी पर भी टैक्स लगा दिया गया। जजिया कर के साथ साथ अनेक कर लगाए गए। कुछ कर तो साल में कई बार चुकाए जाते थे। किसान के पास जो उपज बच जाती थी उसके रेट तय कर दिए गए। उससे अधिक कीमत पर बेचने पर रोक लगा दी गई, अर्थात समाज यानी हिंदुओं को गरीब व कंगाल बनाने का अभियान प्रारंभ हो गया। दोस्तों, ये अभियान ऐसे रुका नहीं, ये और भी आगे चला। बाद के भी सभी मुस्लिम व अंग्रेज आक्रांताओं ने इसी नीति का अनुसरण किया। 712 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक देश व समाज को गरीब, साधनहीन, कंगाल बनाने की नीति चलती रही। इसके कारण लोग बड़ी संख्या में अपने सम्मान की रक्षा के लिए जंगलों व पहाड़ों में भाग गए और जनजातियों में परिणत हो गए। जो नहीं भाग पाए वे दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों की श्रेणी में आ गए या मुसलमान बन गए। इस प्रकार एक ये बड़ा पक्ष मिलता है कि हम वास्तव में गरीब नहीं हैं, गरीब नहीं थे, हमको गरीब बनाया गया। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि
अलाउद्दीन ने कृषि उपज पर 50% टैक्स लगाया। इसके अलावा उसने गृह कर, चरागाह कर, दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी पर भी कर लगाया। जो अनाज टैक्स से बचता था उसे सरकार सस्ती कीमतों पर बेचना पड़ता था। कीमतें अलाउद्दीन तय करता था और सरकारी गोदाम भरने के लिए। अफीफ लिखता है, अलाउद्दीन ने हिंदुओं पर उसकी आर्थिक हालत के हिसाब से टैक्स लगाया, यानी अमीर, मध्यम, गरीब क्रमशः 40, 20 व 10 रुपये जजिया कर लगाया। बर्नी लिखता है कि विदेशी मुसलमानों ने अलाउद्दीन की हिंदू हंता के रूप में बड़ी प्रशंसा की। मिस्र के शमसुद्दीन ने यह जानकर प्रसन्नता प्रकट की कि अलाउद्दीन ने हिंदुओं की औरतों और बच्चों को मुसलमानों के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। बर्नी आगे लिखता है कि न केवल हिंदू जमींदार जो सुखी व शान का जीवन जीने के अभ्यस्त थे दुर्दशा को प्राप्त कर दिए, बल्कि सामान्य हिंदू भी इस सीमा तक गरीब बना दिए गए कि उनके घरों से सोने चांदी के चिन्ह भी न बचे। नंबरदारों, मुखियाओं की स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम तलाश करती फिरती थीं और घरों में काम करके वेतन पाती थीं। मुगल काल में भी स्थिति का सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और भी खराब होती चली गई। अकबर के काल में 50% टैक्स वसूला जाता था, कश्मीर में 50% व गुजरात में 75% तक कर वसूला जाता था, जबकि आदेश 1/3% का ही था। वर्नी पेज 430 पर लिखता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने लगान वसूलने वाले अधिकारियों को यह आदेश दे रखा था कि हिंदुओं के पास केवल इतना छोड़ो जिससे न तो वे समृद्ध हों न इतने कंगाल की खेती छोड़कर भाग जाएं। मोरलैंड अकबर ने औरंगजेब के पेज 353-55 पर लिखता है कि अकबर के समय कश्मीर में राज्य द्वारा कर की मांग 1/3 या 1/3% कर दी गई थी। वास्तव में 2/3 यानी 2/3 वसूला जाता था। मोरलैंड जर्नल ऑफर इंडियन हिस्ट्री पेज 78-79 पर लिखता है और गोलीस 1629 में लिखता है कि गुजरात में किसानों की उनकी उपज का 3/4 अर्थात 3/4 कर वसूला जाता था। इस प्रकार ताराचंद्र भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पुस्तक में 1 पेज 121 पर लिखते हैं कि औरंगजेब ने यह आदेश निकाला कि किसानों के पास इतना छोड़ना चाहिए कि अगली फसल के पकने तक और फसल बोने के लायक बीज रहे, शेष सब सरकारी खजाने में जाना चाहिए। ऐसी नीतियों ने लोगों को जंगलों में भागने और गोरिल्ला युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम गरीब नहीं थे, हमें गरीब बनाया गया। इतिहास के इन पन्नों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शेष जानकारी जानने के लिए भाग 2 आप देखेंगे, हम गरीब नहीं थे, हमें गरीब बनाया गया, तो आपको ये तथ्य ठीक से समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।